देखिए, जैसा कि हमने लास्ट की क्लासेस में देखा था मीनिंग ऑफ मेटल कटिंग के बारे में कि मेटल कटिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मेटल कटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। मतलब मेटल कटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी पदार्थ के ऊपर जो अनवांटेड मटेरियल रहता है, मतलब जो एक्स्ट्रा में जो मटेरियल रहता है उसको हम अलग करते हैं। वो किसके फॉर्म में? चिप्स के फॉर्म में। जैसे हमने बताया था आपको कि जब आप लकड़ियों के फर्नीचर बनाते हुए देखा होगा आपने कहीं, जो बढ़ाई लोग आपके बनाते रहते हैं, तो उसमें होता ये कि जब वो लकड़ी लेकर आते हैं तो लकड़ी के बहुत बड़े बड़े लट्ठे रहते हैं, है ना। अब उसे क्या करते हैं, वो काटते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर वो आप देखिएगा तो वो हैक्सा चलाते हैं, रंधा चलाते हैं। ठीक है, और रंधा चलाने के बाद में उसको फिनिश करते हैं, ठीक, लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहें। और उसके बाद वो जो निकलती है उसके ऊपर से जो मेटल निकलता है वो कैसे निकलता है? चिप्स के फॉर्म में निकलता है। तो सेम पैटर्न पे आपकी ये प्रोसीजर होती है किसमें कि मेटल कटिंग में, कि मेटल के ऊपर भी जो एक्सेस मटेरियल रहता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। ठीक, आगे कहा है अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन द मशीनिंग इज कॉल्ड अ मैकेनिस्ट। वही बताया लास्ट की क्लास में भी हमने बताया था कि जो जिस काम में माहिर होता है उसको वही काम दे दिया जाता है, उस नाम से उसे संबोधित किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इतने दिनों से आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि हम टीचर है, क्योंकि हमें ये काम काफ़ी दिन हो गए कर रहे हैं और इस काम में कुछ माहिर भी हो गए हैं और हमें पता है कि भाई कैसे पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है। तो हमें एक नाम दे दिया गया, आइडेंटिटी दे दिया गया कि आप एक टीचर है। वैसे एक वकील होता है जो वकालत करता है, तो जो मुकदमे लड़ता है तो उसको हमने कह दिया कि वकील है वो। ठीक है, जो सुनवाई करता है, जो जजमेंट देता है, उसे कह दिया हमने कि ये जज है। जो सभाएं करता है और भी सभी को लेकर के चलता है तो उसे हम लीडर कह देते हैं। तो ऐसे सबके एक पर्टिकुलर नेम होते हैं। तो सेम पैटर्न पे जो मशीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मशीनिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आया होगा। ठीक, अब इसमें कहा है कि अ रूम, बिल्डिंग और कंपनी वेयर मशीनिंग इज डन इज कॉल्ड अ मशीन शॉप। मतलब एक ऐसा कमरा या ऐसी कोई बिल्डिंग या ऐसी कोई कंपनी जहाँ पर कि मशीनिंग से रिलेटेड कोई वर्क किए जाते हैं। ठीक है, मशीनिंग मतलब जिसमें टर्निंग भी आ जाएगी, बोरिंग भी आ जाएगी, शेपिंग भी आ जाएगी और भी बहुत सारी आपकी मशीनिंग प्रोसीजर आ जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं हम? वो कहते हैं आपकी मशीन शॉप। जैसे आप देखिएगा कि हमारी जो वर्कशॉप है ना, अब उसे हमने वर्कशॉप क्यों कहा गया कि भाई वहाँ पे हमारी सारी मशीनें रखी हुई है जिसमें कि हम वर्क करते हैं और हमारे वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमें वहाँ पे सारी चीज़ें ट्रेन करते हैं। ठीक, और ये सारा वर्क उसमें हमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर पैटर्न पे दिया जाता है। तो हमने उसे कह दिया कि वो हो गई आपकी वर्क करने की शॉप। इट मीन्स कि वर्कशॉप। जैसे मशीन जहाँ पे रखी है उसे हम कहते हैं मशीन शॉप। जहाँ वेल्डिंग होती है उसे वेल्डिंग शॉप कह लेंगे, जहाँ टर्निंग होती है वहाँ टर्निंग शॉप कहलाएगी। तो ऐसे आपकी डिफरेंट टाइप की आपकी अलग अलग शॉप्स अवेलेबल होती है जहाँ पर कि उसी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड वर्क किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हमने देखा तो हमने ये सारे उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था कि ब्लॉक होता है, अब ब्लॉक ऑफ मेटल, उसे हम कहते हैं वर्कपीस, जो कि मशीनिंग करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड अगर हम देखें तो कटिंग टूल होता है। थर्ड अगर बात करते हैं तो मशीन टूल होता है। कटिंग टूल और मशीन टूल दोनों में डिफरेंस होता है। कटिंग टूल मीन्स जो कट करने का काम करता है वो होगा आपका कटिंग टूल, और जो मशीन को होल्ड करके रहता है या मशीन एक तरह का पूरा जो सेटअप है वो एक आपका कहलाएगा मशीन टूल कहलाएगा। जैसे कि लेथ मशीन एक तरह की कटिंग टूल है कि मशीन टूल है, वो होगी आपकी मशीन टूल। ठीक, और उसमें कटिंग टूल होगा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल थोड़ा साइड में लगाया जाता है, उसे कहते हैं कटिंग टूल। ठीक, कटिंग फ्लूइड होता है। जैसे हमने कटिंग फ्लूइड का एग्जांपल दिया था कि जब भी आप कटिंग करते हैं, आपने देखा होगा किसी वर्कशॉप में जब आप कभी कुछ काम करवाने गए होंगे या अपनी भी वर्कशॉप में आपने कुछ काम किया है तो उसमें देखा है कि हमने एक बॉटल में पानी लेकर के उसमें उसके ऊपर पानी फ्लो करते रहते हैं ताकि वो जो जब कटिंग होता है, कटिंग प्रोसीजर होती है तो उसमें जो चिप्स निकलती है तो उस चिप्स को वो अलग करने का काम करता है। पानी जैसे हम उसमें ऊपर से पानी बहाते हैं तो उसे जो चिप्स फंसी हुई रहती है उसे अलग करता है। अगर हम कटिंग फ्लूइड का यूज़ ना करें तो क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंट देखिए। हम समझते हैं कि कटिंग फ्लूइड क्या होता है। एक तो जब आपका वर्कपीस और टूल दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों के कांटेक्ट में आने से लगातार गति करने से बीच में क्या होती है, हीट जनरेट होती है। हीट मतलब ऊष्मा पैदा होती है। ठीक, अब ऊष्मा पैदा होगी, जैसे हम हाथों को जोर से रगड़े तो अगर देखें तो देखो गर्म लगता है, मतलब दो हाथों को रगड़ने से ही इतनी ऊष्मा पैदा होती है। तो सोचिए दोनों मेटल की सॉलिड बॉडी है, जब वो कंटिन्यूस आपस में कांटेक्ट में रहती है तो उसमें क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, और वो जो हीट जनरेट होती है वो हमारे कटिंग टूल के लिए अच्छी नहीं होती। उससे हमारा
कटिंग टूल खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या करते हैं हम, कंटिन्यूस वहाँ पे हीट कूलिंग रहे, है ना, ज़्यादा हीटिंग ना रहे, वहाँ पे ठंडा होता रहे, इसीलिए वहाँ पे बीच में पानी का यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी एक अच्छा हमारा सस्ता कटिंग फ्लूइड है। ठीक है, आगे एक और देखिए तो दूसरा उसमें रोल है कटिंग फ्लूइड का, कि जब कटिंग करता है कोई मेटल, कोई टूल किसी मेटल का, तो वहाँ से मटेरियल निकलते जाता है। अब मटेरियल निकलता है तो क्या होता है कि वो वहाँ पर ही टूल के आसपास चिपक जाता है, फैल जाता है। तो उससे क्या होता है कि कटिंग टूल की एफिशिएंसी कम होती है। भाई अगर उसके बीच में कुछ फंसा रहेगा तो वो कहाँ से अच्छे से वर्क कर पाएगा, उसकी एज उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी जो पार्ट उसको काटता है, क्योंकि बीच में तो वहाँ पे एक चिप्स आ गई जो कि उसको उसके कांटेक्ट में नहीं आने दे रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम उसमें कटिंग फ्लूइड बहाते हैं तो वो जो एक्सेस मटेरियल जो निकला है, बीच में जो फंसा हुआ है, उसको वो हटा देता है और आपका टूल फ्लो में अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये हुई हमारी कटिंग फ्लूइड के बारे में डिस्कशन। ठीक, महेंद्र आप एक सेकेंड, है आपका जो अगर हम बोले कि कटिंग उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये इन्हें हम कटिंग जो मशीनिंग ऑपरेशन है उसके कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कह सकते हैं कि भाई आपको दिया रहता है कि मशीनिंग करते समय कौन कौन से कारक मशीनिंग क्रिया को प्रभावित करते हैं, तो वो ये कारक है। ठीक, पांचवा आपका कटिंग स्पीड, कि भाई आपकी कटिंग स्पीड भी काफ़ी मायने रखती है कि आप कितने स्पीड में किसी मेटल को टूल से कट कर रहे हैं। ठीक है, फीड जो होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी स्पीड। कटिंग स्पीड मतलब जो टूल रखा हुआ है वो कितने तेजी से, जो आपका वर्कपीस रखा है वो कितने तेजी से घूम रहा है या कितने स्पीड से काट रहा है। दूसरा और फीड होता है कि हम उसको कितने गहराई में ले जा करके काट रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे हम अपने घरों में अगर आलू को ही लीजिए, अगर आलू को अगर छीलना होता है हमें, तो उसको कैसा करते हैं, ऐसा पकड़ते हो एकदम जोर से गड़ा कर छीलते हैं क्या? अगर गड़ा के छीले तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसका अंदर का जो काम वाला मटेरियल है वो भी बाहर निकल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हल्के हल्के हाथों से सिर्फ हमें ऊपर का पतला सा छिलका उतारना होता है, तो हम हल्के हल्के हाथों से अपना टूल को चलाते हैं। ठीक है, तो वही बात किया है, जो फीड होती है हम उसे समझ सकते हैं कि वो एक तरह की फीड होगी कि आप उसको कितने गहराई में ले जा करके काट रहे हैं। ठीक, अगला है आपका चिप। आपने देखा कि भैया जब भी हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हमारी कोई ना कोई चिप्स निकलती है ना। अब वो चिप आपकी कंटिन्यूस चिप भी हो सकती है या फिर दूसरा कहे तो डिसकंटिन्यूस चिप भी हो सकती है। अगला है हमारा वर्क होल्डिंग एंड फिक्सचर, मतलब कि जो वर्क पीस होता है अगर हम उसको काट रहे होते हैं तो हमारे लिए ये जरूरी होता है कि जो वर्क पीस रखा हुआ है वो मजबूती से कहीं बंधा हुआ रहे या मजबूती से कोई उसको पकड़ कर रखे। तो अगर नॉर्मली अगर हाथों से काट रहे हैं तो हमने देखा कि अगर वर्कशॉप में ले जाकर जाते हैं तो कोई वर्क पीस को जहाँ माउंट करते हैं उसे हम करते हैं वाइस में क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस को होल्ड किया जाता है। अगर लेथ मशीन की बात करें तो वहाँ पर होता है उसका स्पिंडल, उस स्पिंडल में उसे हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर होते रहती है कि इसमें ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हम यूज़ करते रहे। ठीक है, अगर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो फोर्स एंड एनर्जी डिसिपेटेड। अगर हम जब भी कटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं तो भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, हमारे आप ये टूल के द्वारा कहिए या फिर एनर्जी भी उसमें कुछ डिसिपेटेड होती है। जैसे हमने देखा कि वर्क पीस था प्लस टूल था, दोनों आपस में कांटेक्ट में आया, फ्रिक्शन जनरेट हुई और फ्रिक्शन जनरेट होने से क्या हुआ कि कुछ एनर्जी उसमें जनरेट हुई और वो एटमॉस्फेयर में जाके रिलीज हो रही है। इस तरीके से हमने देखा कि कुछ एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है। ठीक, लास्ट में हमें एक और देखना होता है कि कुछ जब भी आप वर्क कर रहे हैं मशीन टूल पे तो सिर्फ ये उद्देश्य नहीं होता कि कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ आप ये ध्यान रखते हैं कि भाई उसमें फिनिशिंग भी प्रॉपर हो और जो आपने पर्टिकुलर डायमेंशन रखी है उस डायमेंशन का वो प्रोडक्ट तैयार हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें कहा है कि द एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल मेटल कटिंग, मतलब अगर आपको एक सक्सेसफुल मतलब सफलतापूर्वक मेटल कटिंग ऑपरेशन करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, उन चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्क एंड कटिंग टूल, मतलब आपस में जो आपका कटिंग टूल होता है प्लस आपका वर्क पीस। जैसे आप देखिए लेथ मशीन में अगर हम देखते हैं तो दोनों मोशन में होते हैं। जैसे आपने देखा कि ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल शेप में आपका एक वर्क पीस होता है, जैसे कि हम लेथ मशीन में स्पिंडल में माउंट करते हैं जो कि उसके जॉ में बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ रहता है। ठीक, प्लस आपका कटिंग टूल होता है। कटिंग टूल भी आप देखिएगा कि वर्क पीस ऐसा रखा हुआ है वो एकदम कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक,
और आपका जो टूल होता है वो देखिएगा कि वो लीनियरली आगे बढ़ते जाता है। थोड़ी हम उसमें फीड भी देते हैं और साथ साथ में जैसे जैसे हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप देखिएगा एग्जांपल लेके चलते हैं, जब भी आप बाइक चलाते हैं तो बताया जाता है, जैसे हम सीख रहे हैं तो हमें बताया जाता है कि आपका क्लच का प्लस गियर का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होना चाहिए। ठीक है, कि कब कौन सा लगाना चाहिए। तो सेम पैटर्न पे जब भी आप मेटल कटिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो कटिंग और वर्कपीस प्लस आपके कटिंग टूल, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको एक प्रॉपर मेटल कटिंग करनी है तो। ठीक, सेकंड अगर देखिए, टूल मटेरियल मस्ट बी हार्ड देन द वर्कपीस। मतलब जब भी आप किसी मेटल को काट रहे हैं तो आपका जो टूल होना चाहिए वो काटे जाने वाले मेटल की तुलना में अधिक कठोर होना चाहिए। अब उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कार्बन का परसेंटेज ऐड करते जाते हैं। ठीक, थर्ड हमने अगर बात करें तो सी है आपका, वर्क एंड टूल मस्ट बी रिजिडली हेल्ड बाय द जिग एंड फिक्सर। मतलब आप चाह रहे हैं कि आपका जो कटिंग ऑपरेशन हो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने जो भी वर्क पीस लिया है वो प्रॉपर तरीके से किसी भी मशीन में या होल्डिंग डिवाइस में अच्छे से फिक्स किया हो, वो हिलना डुलना नहीं चाहिए। ठीक, अगर वो हिल रहा हो तो होगा क्या कि आप कटिंग कहीं और कर रहे हैं और वो धीरे धीरे सीधा ना करते हुए आपका वो टेढ़ा कट जाएगा और इस तरह से आपका वर्क पीस खराब हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे जो फिक्सचर है या जिग है उसमें जो होल्डिंग डिवाइस होती है उसमें वो प्रॉपर तरीके से माउंट हो जो भी आपका वर्क पीस रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें शार्प कटिंग एज एंड कटिंग टूल, भाई ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि हमने कोई भी पुराना टूल उठा के ला लिया, आप बोले कटिंग तो करना है, लगा दिया टूल और काम कर रहे हैं। सारी चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं, प्रॉपर हमारा वर्क पीस भी प्रॉपर तरीके से होल्ड किया हुआ है, मटेरियल भी उससे जो टूल है कटिंग टूल है वो मटेरियल से ज़्यादा हार्ड है जो आपके वर्क पीस है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, लेकिन अगर आपने शार्प एज वाला कटिंग टूल नहीं रखा तो वो भी आपकी कटिंग जो मेटल कटिंग ऑपरेशन है वो उसे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उससे आपकी प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये हमें इसके शार्प एज का हमें खास ख्याल रखना होता है। प्राइमरी मोशन, जैसे हमने बताया कि कटिंग जो आपका कटिंग टूल होता है उसकी एक मोशन होती है। ठीक है, उसको हम मोशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर लेथ मशीन में बात करते हैं तो उसको लीनियरली मोशन प्रोवाइड करते हैं और जो वर्क पीस होता है वो रोटरी मोशन में रोटेट करते जाता है। तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक, सेकेंडरी मोशन का भी ध्यान रखना होता है कि भाई अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा मटेरियल निकलना है तो ज़्यादा डेप्थ आप कर देनी होगी, फीड देनी होगी, और कम मेटल निकालना है, मेटल कम रिमूव करना है तो होगा कि आपको फीड थोड़ी कम देनी होगी। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारे हमारे हो गए क्या कि ये बेसिक मेटल कटिंग ऑपरेशन में हमें ध्यान रखने होते हैं। ये मेटल कटिंग ऑपरेशन होते हैं। हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ कटिंग ऑपरेशंस। ठीक, तो इसमें देखिएगा कि मशीनिंग इज नॉट जस्ट वन प्रोसेस, मतलब सिर्फ हम किसी एक प्रोसेस को कटिंग ऑपरेशन या मशीनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत आपकी बहुत सारी कटिंग ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस, जैसे इसमें कहा है कि ये बहुत सारी प्रोसेसेस का, बहुत सारी प्रक्रियाओं का समूह है ना, जो कि आपकी मशीनिंग प्रक्रिया होती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन। हमने देखा कि बहुत सारे मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं। अब कौन कौन से मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं आगे हमने देखा कि बहुत सारी कटिंग ऑपरेशन जो आपकी मशीनिंग ऑपरेशन होती है, बहुत सारी मशीनिंग ऑपरेशन का ये समूह होता है। ठीक है, आगे अगर कहें ईच ऑफ विच इज स्पेशलाइज्ड टू द जनरेट अ सर्टेन पार्ट ज्योमेट्री एंड सरफेस फिनिश क्वालिटी। मतलब जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती है कि भाई हमें एक पर्टिकुलर शेप डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा हमें इस शेप का एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हमें एक ड्राइंग ड्रॉ करनी होती है, प्रॉपर मेजरमेंट लेने होते हैं, मार्किंग करनी होती है, देन उसके बाद हम अपना कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। और जब आपका पूरा कटिंग ऑपरेशन करके हो गया तो लास्ट में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि उसकी प्रॉपर सरफेस फिनिश्ड हो। जैसे आप मेरी बॉटल देखिएगा कि इसकी सारी सरफेस एकदम स्मूथ है, कहीं आपको अनइवन सरफेस नहीं दिखेगी, है ना, दिख रही है ना सभी को। तो ये हमें खास ध्यान रखना होता है, तो हमारा प्रोडक्ट या प्रॉपर हमारी मशीनिंग प्रोसेसर सक्सेसफुल हुई है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ आपको मशीनिंग ऑपरेशंस के बारे में बता दे रहे हैं, और जिन्होंने नहीं बता पाया वो ध्यान से देखिए। एक होता है आपका टर्निंग ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए एक हमारा एक लोहे का पीस है, आयरन रॉड है, अब इसे हम क्या करना है कि फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और उसका डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर से कुछ कम करना है, कुछ सॉफ्ट बनानी है। तो क्या करना होगा हमें कि इसको वो जो स्पिंडल होता है आपका लेथ मशीन का, वहाँ हम इसे माउंट कर देते हैं, देन उसके बाद में हम प्रॉपर फीड दे करके अपनी मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं।
इसमें हमें कूलेंट की भी ज़रूरत होती है। दूसरा ऑपरेशन होता है आपका कटिंग ऑफ। कटिंग ऑफ मतलब हम मेटल को दो पार्ट्स में कटिंग करते हैं। जैसे हमारा ये बॉटल रखा हुआ है, अगर इसे मैं दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमें बीच से कुछ रखना होगा, जैसे आप वर्कशॉप में करते थे कटिंग ऑपरेशन जॉब का, सेम पैटर्न पे आपको इसे भी दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। ओके, अगला है आपका स्लैब मिलिंग। स्लैब मिलिंग मतलब ये भी एक मिलिंग के कटिंग ऑपरेशन के अंतर्गत ही आता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप साथ में नाम नोट करते जाइए कि कौन कौन से कटिंग ऑपरेशन होते हैं। पहला हमने लिखा स्ट्रेट टर्निंग, दूसरा लिखा हमने कटिंग ऑफ, तीसरा लिखा हमने स्लैब मिलिंग और चौथा हमने लिखा एंड मिलिंग। ठीक है, एक जो भी ये एंड से करता है उसके किनारे से, यहाँ से अगर वो टूल होगा अपने एंड से अगर कटिंग करता है तो उसे कहते हैं एंड मिलिंग, और जब वो इधर से ऐसा कटिंग करता है जैसे ये वाले सरफेस के थ्रू कटिंग करता है तो उसे हमने कहा स्लैब मिलिंग। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी तो नाम लिख लीजिए। एक कॉमन कटिंग प्रोसेस है क्योंकि ज़्यादातर यूज़ होती है ना हमारे दैनिक जीवन में, ठीक, या इंडस्ट्रीज में आप देखिएगा तो। ठीक, चलिए समझते हैं कि आपका टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है। ठीक, टर्निंग ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, टर्निंग इज यूज टू जनरेट अ सिलेंड्रिकल शेप। ध्यान रखिएगा कि जो टर्निंग ऑपरेशन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। सिलेंड्रिकल शेप हमें जब जनरेट करने होते हैं, जब सिलेंड्रिकल शेप में किसी बॉडी को बनाना होता है, तब हम उस समय अपने टर्निंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। In this process, the workpiece is rotated and cutting tool removes the unwanted material in the form of chip। मतलब इसमें कहा है कि जो वर्कपीस होता है वो रोटेट करता है, वो कंटिन्यूस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जो आपकी लेथ मशीन होती है उसमें आप देखिएगा कि जो वर्कपीस होता है वो कंटिन्यूस रोटेट करता रहता है, और जो टूल होता है वो उसको धीरे 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 लीनियरली आप उसको स्ट्रेट लाइन में मोशन देते रहते हैं, तो वो क्या करता है कि चिप्स के रूप में मेटल को रिमूव करने का वर्क करता है। तो ये हुआ आपका टर्निंग ऑपरेशन का काम। आगे बढ़िए, देखते हैं। द कटिंग टूल हैज़ सिंगल कटिंग एज। जो कि टर्निंग ऑपरेशन में हम कटिंग टूल यूज़ करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। मतलब कि जैसे आप देखिएगा कि ये हमारे हाथ में पिन रखी है, इसका पॉइंट कितने बोले तो हम बोले कि एक ही पिन है, एक ही पॉइंट से है। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो कटिंग टूल होता है टर्निंग मशीन का, उसमें सिर्फ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। आपने और भी इसके अलावा कटिंग टूल्स के टाइप्स पढ़ा होगा। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी ड्रिल बीट होती है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, लेकिन आपका जो टर्निंग मशीन का कटिंग टूल होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। The speed motion is provided by the rotating workpiece and the feed motion is achieved by the cutting tool moves slowly in a direction to parallel to the axis of the rotation of the work। इसमें बताया है कि जो कटिंग जो आपका वर्कपीस होता है वो रोटरी मोशन करता है कंटिन्यूसली, गोल 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 घूमते जाता है अपने एक्सिस पर। एक्सिस का होगा किसी वर्कपीस का, उसके सेंटर पे। ठीक, और जो आपका कटिंग टूल होता है वो लीनियरली मोशन करता है उसके एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब उसके अक्ष के सापेक्ष सीधी गति में गति करता है। कौन? आपका कटिंग टूल। ये कौन सा कटिंग टूल की बात कर रहे हैं? लेथ मशीन के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, जो कि आपका टर्निंग ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको लेथ मशीन से कोरिलेट कर सकते हैं टर्निंग ऑपरेशन को, और ये सभी ऑपरेशन आपने 4th सेमेस्टर में आपने देखा हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों ने तो वर्क भी किया हुआ है, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन की हमने बात किया, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन भी कटिंग ऑपरेशन के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि इसमें भी हम देखें तो मेटल रिमूव होता है। जैसे आप अपने देखा कि ड्रिलिंग में क्या होता है कि हम ड्रिल के थ्रू एक होल क्रिएट करते हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि ड्रिलिंग इज़ यूज टू क्रिएट अ राउंड होल, मतलब एक सर्कुलर या राउंड होल उसमें क्रिएट किया जाता है। ठीक, आपने इसमें ड्रिल बिट का यूज़ करते हैं। आपकी अलग अलग तरह की मशीनें होती है, ड्रिल मशीनें, उसके टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन होती है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन होती है, हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है। ठीक है, तो ये हम उसमें डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस द कटिंग टूल इज रोटेटेड एंड फीड अगेंस्ट द वर्कपीस फिक्स्ड इन अ होल्डिंग डिवाइस। जो आपका वर्कपीस होता है, इसमें देखिएगा कि टर्निंग ऑपरेशन से ठीक अपोजिट होता है। टर्निंग ऑपरेशन में होता था कि जो आपका वर्कपीस होता था वो रोटरी मोशन करता था, मतलब कि टर्निंग मशीन में जो वर्कपीस होता है वो फिक्स नहीं रहता, वो घूमते रहता है। लेकिन अगर हम ड्रिलिंग मशीन की बात करते हैं तो इसमें हमें अपने वर्कपीस को फिक्स रखना पड़ता है। वर्कपीस से हम जब भी बार बार जो रिपीट कर रहे हैं, वर्कपीस मतलब होता है जिसके ऊपर कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो आपका होता है वर्कपीस, जिसको आप एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं।
ठीक। तो वर्क पीस में आपका वो ड्रिलिंग ऑपरेशन में आपका वर्क पीस फिक्स रहता है और इसमें रोटेट कौन करेगा, सिर्फ आपका कटिंग टूल। ठीक है, जैसे आपने ड्रिलिंग में देखा है ना, कटिंग टूल में ड्रिलिंग मशीन जो होती है वही अपने एक्सिस पे गोल 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 रोटेट करती है और वो जो वो रहता है वो फिक्स रहता है, जो आपका वर्क पीस होता है। और उसमें होता है कि मशीन वाइज में उसे फिक्स किया जाता है, इसमें बेंच वाइज का यूज़ नहीं किया जाता। बेंच वाइज तो हम कब यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई और दूसरी डिवाइस जो हमें यूज़ करनी होती है तब हम आपका इसका यूज़ किया जाता है, इसका बेंच वाइज का। आगे देखिए, द कटिंग टूल टाइपिकली हैज़ अ 2 और मोर कटिंग एजेस। हमने देखा अभी पढ़ा था कि जो टर्निंग ऑपरेशन होता है उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ होता है, लेकिन ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है उसमें हमने मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या 2 पॉइंट कटिंग टूल इसमें कहा है, 2 और मोर कटिंग एजेस। मतलब कटिंग एजेस मतलब जो काटने का काम करती है जो एजेस। जैसे ड्रिल बिट में हमने अगर बात किया तो ड्रिल बिट में आप देखिएगा कि गोल गोल शेप में बहुत सारी कटिंग एजेस बनी हुई रहती है, तो वो जो एग्जाम्पल हो गया वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ड्रिलिंग ऑपरेशन भी आपका इस तरह से कंप्लीट होता है कि कौन कौन सी बेसिक प्रोसीजर होती है ड्रिलिंग ऑपरेशन में। थोड़ी देर बाद अगर हमें जो कि अगला मशीनिंग ऑपरेशन है वो है आपका कटिंग ऑपरेशन में बोरिंग ऑपरेशन। आप सभी शायद जानते होंगे कि बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो देखिए, बोरिंग इज यूज टू इनलार्ज एन ऑलरेडी ड्रिल्ड होल। मतलब ड्रिलिंग के थ्रू जो हम होल किए होते हैं पहले से ही, राउंड होल जो करते हैं, उसको अगर हमें और बड़े होल में कन्वर्ट करना होता है तो तब हम जो यूज़ करते हैं कटिंग प्रोसीजर उसे हम कहते हैं बोरिंग ऑपरेशन। ठीक है, ऑलरेडी किए हुए होल पे बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है, डायरेक्टली बोरिंग नहीं की जाती। पहले से कोई होल बना है और अब उस होल को और बड़ा करना है तो तब हम बोरिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, इट इज़ अ फाइन फिनिशिंग ऑपरेशन। ये बड़ा ही फाइन फिनिशिंग ऑपरेशन है। जैसे कि ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग से जो हमने होल किया उसमें देखिएगा कि उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, तो क्या करते हैं हम बोरिंग ऑपरेशन करते हैं और उसमें जो भी अंदर थोड़े बहुत आपके जो मेटल पार्टिकल्स बचे हुए होते हैं तो उसे हम और फिनिश करने का काम करते हैं बाय बोरिंग ऑपरेशन के थ्रू। यूज्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। मतलब एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ये फिनिशिंग ऑपरेशन है जो बोरिंग ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बताया है कि जो कटिंग ऑपरेशन होती है यानी कर्तन प्रक्रिया होती है। आपको एक सवाल भी आता है एग्जाम में कि कर्तन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो वो ये सारे कारक हैं जो कि कर्तन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब कर्तन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं मतलब कि जैसे हम इसको थोड़ा और समझ के चलते, शायद आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे हम देखिए कि हमारे हेल्थ को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो हम बताएंगे कि वातावरण का परिवर्तित होना वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे आप देखिएगा कि अभी धूप तप रही है, अचानक से एकदम ठंडा मौसम आ जाए तो काफ़ी लोगों को कफ वगैरह होने लगता है। ये क्या होता है कि भाई वातावरण में चेंजेस हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है, वो हमें प्रभावित कर दिया तो हमें थोड़ा सा कफ कोल्ड होने लगता है। ठीक, वैसे अगर हम देखें तो अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो धीरे धीरे हमारी बॉडी वीक होने लगती है और हमें जल्दी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि हमारी जो डाइट होती है, हमने जो भोजन लिया, जो पानी पिया, हमारा जो आसपास का जो वातावरण है, हमारा सोना, हमारा और भी बाकी एक्टिविटीज़ करना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को प्रभावित करती है। तो हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हो गए। सेम पैटर्न पे आपकी जो कटिंग प्रोसीजर होती है उसे ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं मतलब अगर इनमें आपने जरा भी थोड़ी भी कलबंदी की या उसमें आपने कुछ लापरवाही की तो इससे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो खराब होगा, है ना, वो प्रॉपर वे में नहीं बन पाएगा। ठीक, जैसे देखिए कौन कौन से उसके फैक्टर्स है या पैरामीटर्स है जो कटिंग प्रोसीजर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कटिंग पैरामीटर्स कि भाई जैसे हमने देखा कि हम उसमें कितने एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर देखिए आपके पास में कोई छोटा मेटल है, छोटा कटिंग ऑपरेशन कर रहा है, अब आप उसे बहुत बड़ी मशीन में लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में घुमा रहे हैं, तो वो उसके लिए उतना आवश्यक ही नहीं है और आप उसको उतनी स्पीड दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कटिंग जो आपका वर्क पीस है उसे वो ख़राब करेगा। जैसे आप देखिएगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे बहुत स्पीड में गाड़ी नहीं चल रही और हमने अगर 4th गियर पे लाके खड़ा कर दिया गाड़ी को या 4th गियर लगा दिया तो आप देखिएगा कि गाड़ी थोड़ा सा जर्क देने लगती है। तो आपने देखा कि वो उसे अफेक्ट कर रही है, उसने उसकी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने उसने उतनी पावर दे दिया तो कहीं ना कहीं वो आपको उसका प्रभाव देखने को मिलता है।
तो सेम पैटर्न पे हमने देखा कि एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टूल लाइफ हो गया, टाइप ऑफ चिप हो गया, सरफेस फिनिश हो गया, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं आपकी कटिंग ऑपरेशन को प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर से अगर हमने देखा कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे हमने बताया कि भाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। कटिंग फ्लूइड जो कि आपके वर्कपीस प्लस का कटिंग टूल होता है, उनके बीच में जो हीट जनरेट होती है, अब उसमें हमने प्रॉपर कूलिंग नहीं किया तो थोड़ी देर बाद देखना कि आप वो टूल बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, एक कंडीशन ये आएगी तो उसकी सामने की नोक एकदम से टूट जाएगी। अब भाई जो कटिंग एज है वही टूट जाएगी तो कटिंग करने का काम कौन करेगा, ठीक है। जो शार्प एज रहेगी वही नहीं रहेगी तो टूटेगा कैसे, चिप कैसे अलग रिमूव होगी। तो ये चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। टूल की लाइफ के लिए भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उसके बीच में बहुत ज़्यादा जो आपके कटिंग पार्टिकल्स होते हैं, कटिंग चिप्स होती है, वो बीच में फंसी ना रहे। समय समय पे हमें ब्रशिंग से उसमें ब्रश चलाने होते हैं ताकि रोक करके, ताकि जो बीच में और भी आपके छोटे छोटे कण जो आपकी चिप्स के फॉर्म में निकले हुए हैं उसको अलग कर दें तो उसकी एज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी और उससे अच्छे से वो आपका कटिंग ऑपरेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कटिंग फ्लूइड। जैसे हमने बताया कि सरफेस स्पिनिंग के लिए और हीट जो जनरेट हो रही है, इन दोनों को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम बीच बीच में आपका कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। अब सबसे किफ़ायती और सबसे सस्ता हमें वाटर ही मिलता है तो हम उस वाटर का एज अ कटिंग फ्लूइड के रूप में उपयोग में लाते हैं, ठीक। अगले कहा है हमने टूल जियोमेट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये खासकर आपके एग्जाम में भी आता है। तो टूल जियोमेट्री में होता है टाइप्स ऑफ चिप्स, कि हम किस टाइप की चिप्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, चिप फ्लो डायरेक्शन, कि आपकी जो चिप्स का किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, राइट डायरेक्शन में हो रहा है कि लेफ्ट साइड में वो चिप्स रिमूव हो रही है। कटिंग फोर्सेस, हम किस तरह की कटिंग फोर्सेस लगा रहे हैं। जैसे आपने देखिएगा कि आप जब वर्कशॉप में फाइलिंग ऑपरेशन करते थे या हेक्सा ब्लेड चलाते थे तो आपको जो सर है या हम भी हैं जब बताते थे कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में खड़े रहिए, थोड़ा सा इंक्लाइंड रखा जाता था ताकि अब जब आप फॉरवर्ड स्ट्रोक में जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होता है और बैकवर्ड स्ट्रोक में आ रहे हैं तो थोड़ा कम फोर्स लगाना होता है। तो थोड़ा सा आपको इंक्लाइन मतलब झुका हुआ इस टाइप से थोड़ा सा ब्लेड को पकड़कर रखना होता था, ठीक। तो ये देखा हमने कि फोर्सेस का भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक। अगला है आपका टूल वियर। वियर मतलब होता है किसी चीज़ का घिसना या बाहर निकल जाना, झड़ना, ठीक है। तो डायमेंशन एक्यूरेसी की भी बहुत ध्यान रखा जाता है, सरफेस फिनिश का भी ध्यान रखा जाता है, टेम्परेचर राइज का कि भाई उस रूम का भी प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अगर देखिए ये बहुत गर्मी है और उस गर्मी भरे जो वर्कशॉप है उसका काफ़ी हाई टेम्परेचर है और उसमें हमने आपको वर्क करने के लिए भेज दिया और बोला कि यार इतनी गर्मी है तुम वर्क करो, तो आधा दिमाग तो आपका डाइवर्ट हो जाएगा किधर कि यार बहुत गर्मी है, सर दर्द दे रहा है, पसीना निकल रहा है, बार बार अपना रुमाल पकड़ के आप चेहरा पोंछते जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा कि आपके काम में उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी और कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट को डैमेज करेगा। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखा जाता है कि जिस भी आप वर्कशॉप में रहे तो उसमें प्रॉपर लाइटिंग का सिस्टम हो कि प्रॉपर लाइट आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि आप कहाँ पे प्रॉपर कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि उसका टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, वो बहुत न ज़्यादा हाई रहे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है टेम्परेचर का, ठीक है। और दूसरा हमने बोला कि बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहता है तो कहीं ना कहीं वो उसके टूल की लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है। जल्दी आपका टूल ख़राब हो जाएगा, फिर से आपको एक नया टूल लाना पड़ेगा, तो बार बार आपका टूल नया लगाने, नया बदलने, नया टूल्स को आप देखिएगा कि जब नया टूल लगाते तो स्टार्टिंग में वो उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा, लेकिन जब फ्लो में आ जाता है तो बहुत अच्छे से कटिंग करने लगता है। तो इन सब में आपका टाइम वेस्टेज ना हो तो इन सभी का ध्यान रखा जाता है टेम्परेचर राइज न होने से, ठीक है। मशीनिटी, ये भी आपका एक अगला पैरामीटर है कि मतलब टूल लाइफ का भी आपको ध्यान रखना होता है। फोर्स पावर, सरफेस फिनिश, ये भी आपकी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक। कंटिन्यूस शेप, अगर हम बात करते हैं कि जब भी हम मेटल कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हमें दो तरह के चिप्स फॉर्मेशन होते हैं। एक होता है कि फाइन जो होती है आपकी एकदम छोटे छोटे रूप में, आपकी बुराद जैसा होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, तो वो आपकी निकलती है, एक फाइन चिप्स निकलती है और एक निकलती है थोड़ी लार्ज चिप। और लार्ज चिप को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कंटिन्यूस चिप और दूसरा होता है आपका डिसकंटिन्यूस चिप। मतलब एक सतत जो छीलन होती है जिसको चिप को छीलन कहा जाता है हिंदी में, और दूसरी होती है असतत छीलन। तो ये दो तरह की चिप्स के बारे में आपको एग्जामिनेशन में लिखने आता है। आगे हम और भी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो उसमें बोला है कि भाई अगर कंटिन्यूस चिप निकलेगी तो क्या होगा कि आपकी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आएगी, लेकिन टूट के टुकड़ों में अगर चिप्स निकल रही है तो कहीं ना कहीं वो अपनी अवशेष छोड़ेगी और उससे आपकी प्रोडक्ट की या वर्क पीस की
आपकी प्रॉपर सरफेस फिनिश नहीं मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका बिल्टअप एज। बिल्टअप एज या चिप्स, मतलब अगर आप कहते हैं कि छोटे छोटे उसमें जो प्रोडक्ट है, छोटे छोटे चिप्स अगर फंसे हुए रहते हैं तो उसे कहते हैं बिल्टअप एज। ठीक है, अगर आपने कटिंग कर रहे हैं और टूट टूट के टुकड़ों टुकड़ों में आपकी चिप्स निकलते जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसे हमने कहा दिया कि बिल्टअप एज है ये। डिसकंटिन्यूस चिप के बारे में भी हमने बताया था कि जब आपका मटेरियल जो कि ब्रिटल मटेरियल होता है और उसके ऊपर आप कोई कटिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको क्या निकलती है कि डिसकंटिन्यूस चिप निकाली जाती है या उस प्रोडक्ट से निकली। ये डिपेंड करता है कि आपकी टूल से या प्रोडक्ट से कंटिन्यूस चिप निकल रही है, डिसकंटिन्यूस चिप। इट्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल कि आपने जो वर्क पीस लिया है उसका मटेरियल कैसा है। अगर आपका मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है तो या मेलिएबल डक्टाइल मटेरियल है तो उसकी जो चिप्स निकलेगी वो कंटिन्यूस चिप निकलेगी। मतलब आप देखिएगा कि जो जैसे बर्तन मांजने वाले जो तार वाला ब्रश होता है तो उसमें देखिएगा कि वो भी एक कंटिन्यूस चिप से ही बनाया जाता है। ठीक, तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चिप कैसे निकलती है ये हमें समझ में आ गया कि कंटिन्यूस मतलब डक्टाइल, मतलब जो थोड़ा सा चिमर टाइप का आपका मटेरियल होगा उससे आपकी कंटिन्यूस चिप निकलेगी, और जो भंगूर टाइप का ब्रिटल टाइप का मटेरियल होगा उससे आपकी डिसकंटिन्यूस चिप निकलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ